वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं ये आपका एस वाई एज वेल एज टी वाई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एस वाई में ये एज अ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब अमालगमेशन ऑफ फॉर्म दिया हुआ है और इसी के बेस पे आपका एक और चैप्टर है, कन्वर्जन चैप्टर है। ठीक है, मतलब मोस्टली लगभग सेम है थोड़े बहुत चीजें, तो इसलिए आपको ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एसवाई में दो चैप्टर लगभग कवर हो जाता है एंड टीवाई में आपका एक और चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज करके। ठीक है, तो इसमें से काफी सारी चीजें उसमें आपको सिमिलर मिलता है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन या फिर कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो कॉन्सेप्चुअली काफी सारे सेम रहेंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहना है और हर एक चीज अपने नोटबुक पे रिकॉर्ड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अमालगमेशन ऑफ फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म, सिंपल सा मतलब कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जो अमालगमेट होने वाला है। अब व्हाट इज मीन बाय अमालगमेशन, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, कॉम्बिनेशन, मर्जर। सुना रहेगा सब चीजें आपको, कॉम्बिनेशन, मर्जर, जॉइन। तो अब देखते हैं एक्चुअल इसका मीनिंग क्या बनता है। देखो, एन अमालगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज के यहाँ पे हम लोग फॉर्म बात करेंगे। मैं आज जो लेक्चर बना रहा हूँ ये आप एज वेल एज टी वाई एंड एफ वाई जो भी एस वाई चल रहा है हमारा, ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बस फर्क इतना है कि आपके एस वाई में पार्टनरशिप फॉर्म है और कंपनी में आपका कंपनीज है। ठीक है, मतलब टी वाई में कंपनीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दो या दो से ज्यादा कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म जब मिल करके एक न्यू क्रिएट करता है, जब न्यू पार्टनरशिप फॉर्म या न्यू कंपनी क्रिएट करता है, न्यू एंटिटी क्रिएट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अमालगमेशन ऑफ फॉर्म। देखो, अमालगमेशन मीन्स कॉम्बिनेशन एंड मर्जर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब ऑलरेडी दो पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है तो लोग अपने आप को दोनों को मर्ज करके एक नया कंपनी या फिर एक नया पार्टनरशिप फॉर्म क्यों स्टार्ट करेंगे? सिंपल सा, फर्स्ट थिंग तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। सेकेंड, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए, दो बिजनेस है आजू बाजू में चल रहे, दोनों के पास कस्टमर्स आ रहे, कभी इधर आते कभी जाते, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा, दोनों मर्ज हो जाते हैं, कंपटीशन ही खत्म, जो प्रॉफिट आएगा 50-50% या फिर जो भी रेशियो रहेगा। तो उसके बाद एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हो सकता है किसी के पास मैन पावर ज़्यादा है, हो सकता है किसी के पास फाइनेंस ज़्यादा होगा, तो वो बैलेंस करके एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, एक्सपांसन, ग्रोथ। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए अमालगमेशन ऑफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वहाँ पे बेनिफिट आप सारे पार्टनर्स को हो जाता है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा हाँ, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो AS14 आता है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली सिर्फ अमालगमेशन वर्ड नहीं है, ये जो चीज है AS14, इसके अंदर तीन चीजें आपको मिलता है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एसवाई में तो इतना कुछ है नहीं आपको, बट थ्योरी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो उसके अंदर। थ्योरी आपको पूछेगा तो 5 से 7 मार्क के लिए। ओके, तो तीनों का मीनिंग देखते हैं हम लोग। अमालगमेशन तो देख लिया कि जब दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म चल रहा है वो दोनों मर्ज होकर एक न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन, बराबर। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उन चीजों को देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज दिया हुआ है, एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या दिया, अमालगमेशन, अ न्यू फॉर्म इज फॉर्म टू द बिजनेस ऑफ टू और मोर ओल्ड फॉर्म। स्टार्टिंग मीनिंग में देखा हमने कि जब दो पार्टनरशिप फॉर्म मर्ज होकर के एक नया पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ फॉर्म। जैसे पहले था जय पार्टनरशिप फॉर्म और वीरू पार्टनरशिप फॉर्म, इन दोनों ने अपने आप को मर्ज किया, मतलब एक नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिया जिसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, जय वीरू पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब दो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, इन दोनों ने मर्ज करके एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिया। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म एंड न्यू पार्टनरशिप फॉर्म। हम थोड़ा सा इसके बारे में एग्जांपल के तौर पे आगे भी देखने वाले कि ओल्ड कौन होता है, न्यू कौन होता है, वेंडर कौन होता है, परचेसिंग कौन होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो, दो पार्टनरशिप फॉर्म जूने वाले मर्ज होकर एक नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ, उसको बोलेंगे अमालगमेशन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्ब वर्ड तो सुना ही रहेगा आप लोगों ने, एब्जॉर्ब कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। देखो, an existing firm takes over the business of another existing firm. First of all, what is mean by existing firm? मतलब ऐसा बिजनेस जो पहले से चल रहा है। यहां पे क्या बोला
यहाँ पे दो बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जिस्टिंग फॉर्म दूसरे एग्जिस्टिंग फॉर्म को टेक ओवर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे बादल पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी, जो सारे एग्जाम्पल्स है, नाम पे गौर मत करना, सिर्फ एग्जाम्पल से, वरना लॉ वाली चीज अलग है। तो ऑलरेडी बादल पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है कंटिन्यू, वैसे ही सूरज पार्टनरशिप फॉर्म भी चल रहा है। तो इसमें हुआ क्या, बादल पार्टनरशिप फॉर्म ने सूरज पार्टनरशिप फॉर्म को टेक ओवर कर लिया। मतलब सूरज पार्टनरशिप फॉर्म के काफी सारे शेयर्स, मतलब मोर देन 51% शेयर्स बादल पार्टनरशिप फॉर्म ने खरीद लिया। मैं एज अ कंपनी और पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बता रहा हूं, ठीक है। मतलब बादल ने सूरज को कंट्रोल कर लिया। इसका ये मतलब बनता है, अगर सूरज में प्रॉफिट हुआ ना तो भी बादल को मिलने वाला है, और बादल को प्रॉफिट हुआ तो भी बादल को मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको टीआई में बहुत ज्यादा पढ़ने मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना समझ चलो, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म को अपने कंट्रोल में कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड वन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ना इसमें क्या होता है, पूरा नाम ही चेंज कर देते हैं लोग, नाम ही चेंज कर देते, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का ही नाम चेंज कर देते हैं। देखो, a new firm is formed to take over the business of another existing firm। न्यू फॉर्म क्रिएट हुआ जूने फॉर्म को बंद करके, ओल्ड फॉर्म क्लोज, न्यू फॉर्म स्टार्ट। पहले कोई पार्टनरशिप फॉर्म था, इसका नाम क्वीन फॉर्म था, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा चल रहा था। बट इन सरकमस्टेंस क्या हो गया कि इसकी जो क्वालिटी है इन लोगों ने डाउन कर लिया, उसकी वजह से इनका गुडविल डाउन हो गया। क्वालिटी डाउन, गुडविल डाउन, मार्केट डाउन, तो बिजनेस चलेगा लॉस में। अब इन लोग सोच के, ये फॉर्म क्या सोच रहा है कि इन फ्यूचर हम लोग अच्छे प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, मार्केट में क्वालिटी ही देंगे। बट फिर भी जब कस्टमर्स का एक बार गुडविल जा चुका है, कस्टमर जब इसे भरोसा करना छोड़ चुके हैं, क्या वापस ट्रस्ट करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सीधे प्रोडक्ट का नाम ही चेंज कर दिया। और लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नाम देख के परचेस करते हैं, ओनर को देख के परचेस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड वाला पार्टनरशिप फॉर्म पूरा क्लोज कर दिया और एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओल्ड क्लोज करके एक न्यू स्टार्ट कर दिया, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इंटरनली सारी चीजें मोस्टली सेम रहा, खाली एक्सटर्नली बाहर दिखाने के लिए इन लोगों ने चेंजेस कर दिए। मतलब तीन चीज देखा हमने, अमालगमेशन जिसमें दो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था मर्ज होकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन, दो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे थे और अभी भी चल रहे कंटिन्यू, बस फर्क क्या है, बादल ने सूरज को एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट ऑन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ओल्ड क्लोज, न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये चीजें आपको हो सकता है थ्योरी के लिए पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन या फिर टाइप्स ऑफ AS 14। ओके, अब मैं तब से एक वर्ड बोल रहा हूं, ओल्ड न्यू। आपको मोस्टली इस पे काम करना है SY के लिए, ठीक है। ओल्ड न्यू पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं, तो ओल्ड कौन, न्यू कौन। अच्छा, अब ये जो न्यू कंपनी, ये जो ओल्ड कंपनी को खरीद रहा है, ऐसे ही बिक जाएगा क्या दोनों ओल्ड कंपनी? नहीं, न्यू कंपनी कुछ तो पे करेगा इसको। तो वो चीज़ें क्या होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि परचेस कंसिडरेशन, इस एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा कि परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, वेंडर कंपनी, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, चीज़ें क्या होती है, ठीक है। चलो, लेट एज्यूम कि ये हमारा एक कैफे कॉफ़ी है, ठीक है। ये हमारा एक कैफे कॉफ़ी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा है, और इसके मान लो ये दो पार्टनर्स है, ठीक है, ये दो पार्टनर्स है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड फॉर्म। जो क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, एग्जिस्टिंग में है, ये दोनों पार्टनर्स इनको पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। ओके, वैसे ही एक और कैफे कॉफी है, ठीक है, इसके भी वैसे ही दो पार्टनर्स है, ये दोनों भी पार्टनर्स इस बिजनेस को चला रहे हैं। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ओल्ड फॉर्म, ठीक है। मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये एक ओल्ड फॉर्म है, ये एक ओल्ड फॉर्म है। मैं ओल्ड फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है और अलग अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स और ये दोनों पार्टनर्स इधर है। अब इन दोनों ने क्या सोचा, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं, तो मानो कि इन दोनों ने क्लोज किया अपने बिजनेस को और एक नया बिजनेस यहां पे स्टार्ट कर दिया, एक नया कैफे कॉफी स्टार्ट कर दिया। अब देखो, इसमें कितने पार्टनर्स थे? दो पार्टनर्स थे। इसमें कितने पार्टनर्स थे? दो पार्टनर्स थे। टोटल कितने पार्टनर्स हो गए अभी? 4 पार्टनर।
ओके, इसको हम लोग ओल्ड वेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओल्ड वेंडर्स बोलते हैं, ओल्ड फॉर्म बोलते हैं। तो जब ये न्यू स्टार्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यू फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यू फॉर्म कहेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान समझने का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ओल्ड वेंडर को इस न्यू फॉर्म ने क्या कर लिया? परचेस कर लिया, बराबर, क्या कर लिया? परचेस कर लिया। ध्यान समझना, इन्हें क्या कर दिया? परचेस कर लिया। किसने किसको परचेस किया? इस न्यू बिजनेस ने इस ओल्ड बिजनेसेस को परचेस कर लिया। ओके, अब मुझे बताना, इस बिजनेस ने इन दोनों को जब परचेस किया है, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस किया रहेगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। इस बिजनेस ने कुछ तो इसको और इसको पे किया रहेगा, बराबर, कुछ तो इसको, ये देखो, इस बिजनेस को एंड इस बिजनेस को कुछ तो पे किया रहेगा इन दोनों ने। किसने पे किया रहेगा? हमारा ये न्यू फॉर्म। इस न्यू फॉर्म ने ओल्ड फॉर्म को कुछ तो पे किया रहेगा एज अ कंसीडरेशन, बराबर, एज अ कंसीडरेशन। तो ध्यान समझना, जब न्यू फॉर्म ओल्ड फॉर्म्स को कुछ तो पे करता है एज अ कंसीडरेशन, क्यों? क्योंकि इस न्यू फॉर्म ने ओल्ड फॉर्म को परचेस कर लिया, तो जो चीज वो पे कर रहा है उसको बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? परचेस कंसीडरेशन। अब न्यू फॉर्म ने ओल्ड फॉर्म को परचेस किया, उसके रिटर्न्स में उसको पे किया, तो रिटर्न्स में जो पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परचेस कंसीडरेशन। अब ओल्ड और न्यू परचेस कंसीडरेशन तो समझ लिए, लेकिन अकाउंट लैंग्वेज में हम लोग न्यू फॉर्म को बोलते हैं परचेसिंग कंपनी या फिर परचेसिंग फॉर्म। क्या बोलेंगे? परचेसिंग कंपनी या फिर परचेसिंग फॉर्म। और जो वेंडर है, मतलब जो ओल्ड है, ये जो ओल्ड वाले दिख रहे, ओल्ड वाले बिजनेस हमारे, इनको हम लोग बोलेंगे वेंडर फॉर्म या फिर वेंडर कंपनी। वेंडर फॉर्म या फिर वेंडर कंपनी, मतलब ये पूरे स्टोरी में कुछ ऐसा हो रहा है कि परचेसिंग कंपनी दो वेंडर कंपनी को परचेस कर रहा है और उसके रिटर्न्स में उनको वो लोग एज अ कंसिडरेशन, मतलब परचेस कंसिडरेशन पे कर रहा है। ये पूरे स्टोरी समय ये समझता है कि वेंडर कंपनी कौन है, परचेसिंग कंपनी कौन है और परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। अच्छा, अब ये जो परचेस कंसिडरेशन है ये डिसाइड कैसे होगा कि न्यू फॉर्म ओल्ड फॉर्म को, मतलब परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितने कितने अमाउंट पे करे, ये डिसीजन कैसे होगा? तो वो देख लेते हैं अभी कि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशंस कैसे होता है। देखो, अब पूरा परचेस कंसिडरेशन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब टाइप्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं। पहले परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग देख लेते हैं। पीसी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग। पीसी इज अ अमाउंट पेड बाय परचेसिंग फॉर्म टू द वेंडर फॉर्म अगेंस्ट परचेसिंग ऑफ बिजनेस, बरोबर ना? बिजनेस खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदा इसलिए परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पे करता है अगेंस्ट द परचेसिंग ऑफ बिजनेस, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। जिसके 4 मेथड, लमसम मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चारों मेथड को समझते हैं कि क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, एंड ठीक है, तो देखते बाद में बताता क्या हो रहा है। पहला क्या? लमसम मेथड। नाम से समझ रहे हैं, लमसम मेथड, अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट परचेसिंग फॉर्म टू वेंडर फॉर्म एज अ पीसी। अगर मैं न्यू फॉर्म हूँ, परचेसिंग कंपनी हूँ, ओल्ड फॉर्म को बोलूंगा चल 10 लाख रुपीस लेके जा, तेरा ओल्ड बिजनेस मेरा हो गया, एक लमसम अमाउंट बता दिया, खत्म बात, तो उसको बोलेंगे सिंपल सा लमसम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ देके रखा हुआ, एग्जाम्पल बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा? क्या था? यस, नेट एसेट मेथड, जो आपको आपके एसवाई के सिलेबस में कंटिन्यूसली यूज करना है। आई होप सो कुछ 99% आपको यही फॉलो करना है, 1% शायद से कुछ और रहेगा, बट 99.99% बोल सकते हो भी यही आपका आने वाला है। ठीक है, चलो नेट एसेट मेथड। देखो ये वर्ड याद रखना आपको, नेट एसेट मेथड मतलब ना आपको पता करना है, आप अगर न्यू कंपनी हो या ओल्ड कंपनी, जो भी हमें पता करना है कि ओल्ड फॉर्म जो है, जो वेंडर फॉर्म है, उसका एक्चुअली नेट एसेट वैल्यू कितना है। मतलब सारे के सारे एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू।
मतलब क्या बोला मैंने, सारे के सारे एसेट, मतलब करंट एसेट एज वेल एज फिक्स एसेट, सारे के सारे एसेट को प्लस करने के बाद उसके बाद आप क्या करना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। व्हाट इज मीन बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज? जो भी पार्टनर्स कैपिटल होता है ना, पार्टनर्स के फंड को छोड़ करके, मतलब इसको ओन फंड कहते हैं हम लोग, पार्टनर्स के पैसे को छोड़ करके बाहर वाले, मतलब क्या, जैसे एग्जांपल पे क्रेडिटर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल चाहिए तो लिख के रखो। आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। क्या बोला मैंने, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक लोन, इतना ही पूछेंगे वो लोग, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पूछेंगे आपके सिलेबस में। ध्यान रखना, इसमें से अगर कुछ रहेगा तो उसको ही आपको एज अ आउटसाइडर लायबिलिटी के अंदर लिखना है, ठीक है। तो सारे एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी का टोटल अमाउंट जब माइनस करोगे, एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एसेट, और वही अब क्या बन जाएगा, पीसी अमाउंट, परचेस कंसिडरेशन अमाउंट। मतलब इतना अमाउंट न्यू फॉर्म ओल्ड फॉर्म को पे करेगा एज अ रिटर्न ऑन परचेसिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीजें हमें रिकॉर्ड लेना है, कौन सी नहीं लेना, नीचे बता के रखा है मैंने। पहले क्या बोला कि सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाँ इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्रीड वैल्यू। दो वैल्यू होता है, एक होता है एग्रीड वैल्यू, दूसरा होता है बुक वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब होता है ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म के बीच में जो वैल्यू एग्री हुए रहेंगे दोनों भी, उसको बोलेंगे एग्रीड वैल्यू। जो आपको कहां दिया होता है, हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है। कहां, देखो नीचे लिख कर रखा है मैंने ऑलरेडी। जो भी अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको बोलेंगे हम लोग एग्रीड वैल्यू। एंड जो अमाउंट आपको, जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है, उसमें जो अमाउंट दिए होते हैं ना, उसको बोलेंगे बुक वैल्यू। ध्यान रखना, जो भी अमाउंट हमें बुक बैलेंस शीट में दिया हुआ उसको बोलेंगे बुक वैल्यू, एंड जो एडजस्टमेंट्स पे दिया उसको बोलेंगे एग्रीड वैल्यू। और जो भी हम लोग पीसी कैलकुलेट करते, हमेशा 100% आपको पूरा का पूरा एग्रीड वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। हाँ, अगर कोई एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, बुक वैल्यू को ट्रीट करना है एज अ एग्रीड वैल्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते। कुछ डाउट यहां तक? नहीं, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, सारे के सारे एसेट लायबिलिटी एग्रीड वैल्यू पे आना चाहिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनए, मतलब इसमें बोल सकते हो, होता है ना एसेट साइड में कभी कभी हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे कुछ लिखा रहेगा, मिसलेनियस नाम को वो नहीं लेना है। कैपिटल नहीं लेना है। रिजर्व सरप्लस, जो मैंने कहा ना, सिर्फ आउटसाइडर मतलब पार्टनर्स का पैसा नहीं लेना है, मतलब कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारी चीजें नहीं लेना है इसके अंदर। इस तरह से आपको मिल जाएगा नेट एसेट मेथड। फिलहाल के लिए आप लोग नेट पेमेंट मेथड मत देखो क्योंकि कंपनीज के लिए अप्लाई है, तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट जरूरत है तो मैं बता देना, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा हाँ, जो लोग ये एज अ डेमो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो अगर उनको पूरा कोर्स परचेस करना हो तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और जो परचेस कर चुके तो वो ये सेंटेंस को इग्नोर करें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन इन क्वेश्चन और क्या सॉल्व करना होता है। हमें क्वेश्चन में हमेशा दो चीज दिया होगा, एक होगा आपका ओल्ड बैलेंस शीट, दूसरा होगा एडजस्टमेंट्स। मतलब जो दो वेंडर्स होते हैं ना, तो दो वेंडर्स का दो अलग अलग बैलेंस शीट दिए होंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। मैंने कहा ना, बुक वैल्यू ये वाला और ये वाला आपका एग्रीड वैल्यू, तो वैसे कुछ। ठीक है, आगे देखते। रिक्वायर्ड टू सॉल्व, हमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ सकता है। अगर सबसे पहला, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो कोई भी इनसे, चाहे परचेसिंग के बुक में होने दो या वेंडर के बुक में होने दो, आपको पीसी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। परचेस कंसिडरेशन कंपलसरी है। और एक चीज याद रखना, पूरे आंसर में परचेस कंसिडरेशन में कुछ 4 to 5 मार्क होता है। जी हाँ, अगर मान लो टोटल 20 मार्क का क्वेश्चन है, 20 मार्क या 15 मार्क का, तो आपको परचेस कंसिडरेशन पे लगभग 3 to 5 मार्क मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको कैलकुलेट आना ही चाहिए, और ये सेम आपको टीवाई में भी है। ठीक है, कंपलसरी आपको पहले परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर बोला है इन द बुक्स ऑफ वेंडर सॉल्व करो, मतलब ओल्ड फॉर्म, तो आपको 3 लेजर बनाने होते हैं। जर्नल एंट्री बनता है, बट जर्नल एंट्री बहुत रेयर पूछता है, बताऊंगा वो भी मैं। तो 3 लेजर बनाना है, एक है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड है न्यू फॉर्म अकाउंट। ये क्या होते हैं देखेंगे हम लोग आगे। और अगर परचेसिंग के बुक में बोला है बनाने के लिए, तो उसके बुक में सिर्फ एक ही चीज बनेगा, क्या? न्यू बैलेंस शीट। ये वाला बहुत रेयर बनता है, बट जरूरत पड़ा तो ही बना, नहीं, बट एक ही बनता है, न्यू बैलेंस शीट। अब देखो, आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया शायद से, या किया रहेगा,
वेंडर में आपको बैलेंस शीट नहीं बन रहा है लेकिन परचेसिंग में बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंडर तो क्लोज हो गया ना, बंद हो गया, तो उसका बैलेंस शीट कैसे बन सकता है? व्हाट इज माय बैलेंस शीट? बैलेंसेस जो भी अपने पास है, ये क्लोज होने के बाद सब कुछ बैलेंस बचा ही नहीं तो उसका बैलेंस शीट तो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें परचेसिंग कंपनी अभी तो बैलेंस रेडी हुआ है, मतलब अभी तो न्यू फॉर्म आया है, तो इसके जितने भी चीजें रहेंगे इसमें आ गया है, तो बैलेंस इसमें आ गए, इसलिए आपको परचेसिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये कुछ थ्योरी था आपका। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो जर्नल एंट्री से पहले मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। कंपलसरी नहीं है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, बट अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो दो, चाहे जर्नल एंट्री होने दो या लेजर होने दो, आप उसमें एक भी एडजस्टमेंट छूटेगा नहीं आपको और पूरे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए स्टेप्स जस्ट मैंने अपने तरफ से बनाया हुआ एज अ नोट्स बोल सकते हो ध्यान से, बट आपको स्टेप्स याद रखने थोड़े से। जब ये सेम स्टेप्स आप सब क्वेश्चन में फॉलो करोगे तब आपको एक हैबिट बन जाएगा, याद हो जाएगा, तो ईजी पड़ता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्या बोला है? एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। फर्स्ट थिंग समझ लो कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ वेंडर ही कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करना है, मतलब जीरो करना है, सिंपल सा। सबको बेच करके पैसा लाना है अपने को, ठीक है, और सारे लायबिलिटीज को सेटल करना है, कुछ ऐसा बोल सकते हो, उसका वैल्यूएशन करना है, ऐसा बोल सकते हो। रियलाइज करना है, जीरो करना है, क्योंकि हम लोग वेंडर कंपनी को बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एसेट्स को, सारे के सारे लायबिलिटीज को इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप लोग 11 से बनाते आ रहे हो, अभी भी वही है, कुछ अलग नहीं है, वही डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स के नाम सब चीजें। न्यू फॉर्म क्या रहेगा? जो भी न्यू कंपनी स्टार्ट हो रहा है उसका नाम आपको दिया रहेगा, तो उस नाम से बनाना है, वही पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, दो ही चीजें इसमें आने वाला बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या करना है आपको? एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, एट बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू। जितने भी एसेट्स रहेंगे वो सबके सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। एसेट ट्रांसफर करने के बाद जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करो। देन फिर पीसी ड्यू करना है, पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस, एंड इस तरह से 9 स्टेप्स है। आप इस स्टेप्स को पहले नोटबुक पे लिख लो। इस स्टेप्स के हिसाब से मैं अभी आपको लेजर बताऊंगा कैसे करना, लेजर और जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो देखते। थ्योरी है तो हो सकता है थोड़ा बोर हो, बट स्टार्ट टू एंड देखना चाहिए, तो पॉज करके नेक्स्ट पे टाइम पे देखो ब्रेक लेकर के, बट कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आने वाले सम्स के लिए। अच्छा, एक बार और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपको फुल कोर्स रिक्वायर्ड होगा, सारे सम्स, सारे नोट्स, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी जो भी आपको दिए रहेंगे। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ही ओके, उसके लिए फॉलो करना आपको। चलो फाइन, आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। जरा मुझे पहले ये बताना, जितने भी एसेट्स होते, आप लोग इतने साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स, जितने भी एसेट्स होते वो सब डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? यस, ध्यान रखना, आपका जो बैलेंस शीट बनता है वो अकाउंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते। हम लोग क्या लिखते हैं? इटसेल्फ बैलेंस शीट, और यहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट। और एक चीज याद रखो हमेशा जिंदगी भर कि जितने भी एसेट्स होते हैं ना वो सबके सब आपका डेबिट बैलेंस होता है, एंड जितने भी लायबिलिटीज होता है ना वो सबके सब आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये कहीं भूलना नहीं, जितने भी एसेट्स है सबके सब डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे करना क्या है, जितने भी एसेट्स है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, मतलब एसेट्स को जीरो करना है। सोचो, एसेट्स डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करूंगा, उसको मैं क्रेडिट करूंगा, अपोजिट ना। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स को क्या कर दिया इन लोगों ने, क्रेडिट कर दिया। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री में भी पूछ सकता है, बट इसलिए जर्नल एंट्री थोड़ा बता दे रहा हूं मैं, फिर जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वही बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो वैसे आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर करना, सेकंड स्टेप ना, स्टेप बाय चल रहे हम लोग। जो स्टेप मैंने यहाँ लिखाया था उसी स्टेप्स को जर्नल एंट्री मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। जैसे एसेट्स ट्रांसफर किया वैसे आउटसाइडर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करने के लिए डेबिट में लिखूंगा, इसलिए आउटसाइडर लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन ड्यू, हम लोग कौन है? वेंडर कंपनी है, करेक्ट, हम लोग कौन है? वेंडर कंपनी है। जो पैसा मिलेगा हमें एज अ प्रॉफिट होने वाला है, ओके, लेकिन अभी मिला नहीं, जस्ट ड्यू हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने रियलाइजेशन क्रेडिट किया और न्यू फॉर्म को
डेबिट में लिखा हुआ है। ओके, ओपनिंग था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि कभी भी ओपनिंग का कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस क्रेडिट डाउन जो होता है उसको कभी जर्नल एंट्री नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देयर इज अ नो एंट्री फॉर ओपनिंग बैलेंस। तो सर आपने स्टेप में क्यों लिखा है? क्योंकि जब लेजर करेंगे तो वही स्टेप हमें यूज होगा। कुछ ऐसे एसेट्स या कुछ ऐसे लाइबिलिटीज होते जो न्यू फॉर्म क्या बोलता है मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है करो। होता है ना कभी कभी कि न्यू कंपनी क्या बोलता है ये फर्नीचर या फिर ये एसेट या फिर ये मशीनरी मेरे काम की चीज़ नहीं है, आपको जो करना है करो, इसका पैसा डिडक्ट करके मुझे बताओ। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो ओल्ड फॉर्म होता है वो लोग आपस में उस फर्नीचर या फिर उस जो भी एसेट होता है उसको सोल्ड करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या फिर उसमें से कोई एक पार्टनर लेके जाता है घर पे। ये सारी चीज़ें हम लोग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, तो वही चीज़ है, अगर न्यू फॉर्म ने कोई चीज़ कोई एसेट या कोई लायबिलिटी नहीं लेकर गया तो वो एंट्री है। देखो एसेट कौन सा बैलेंस होता है, मैंने कहा डेबिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एक्चुअली देखा जाए तो पार्टनर इज अ रिसीवर, इसलिए पार्टनर को डेबिट कर, डेबिट द रिसीवर ना। एंड एसेट इज गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियलाइज, तो यहाँ पे एसेट्स आना चाहिए, बट हमने एसेट के पे क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में सारे के सारे एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब पार्टनर अकाउंट इज अ रिसीवर एंड एसेट इज गोज आउट, तो एसेट की जगह पे सिर्फ रियलाइजेशन का नाम लिखा है। वैसे लायबिलिटीज के लिए बस ध्यान रखना, एसेट आपका डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया हमने, मतलब उसका अपोजिट नाम, दूसरा नाम रखा रियलाइजेशन। वैसे लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए लायबिलिटी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हमने डेबिट में लिखा एज अ रियलाइजेशन। बस आपको एसेट्स या लायबिलिटी के नाम नहीं लिखने, उसकी जगह पे वर्ड क्या यूज करना है, रियलाइजेशन, वरना कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ अगर कुछ रहेगा ऐसा बैलेंस शीट में जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ पे तो नहीं आता, जर्नल एंट्री में, लेजर में आपको मिलेगा। और ये सारे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का एंट्री, जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे ना या फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको लेजर में समझेगा, और ये वाला आपका टैली होना है। अब इन सारी चीज़ों को मैं लेजर में, तो ये चीज़ ये पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके पोर्शन में, बट अगर पूछे तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा सा इसको इग्नोर ही करो तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, या फिर याद कर लो, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब लेजर में देखो, लेजर कैसा होता है, जर्नल एंट्री से आपको पोस्टिंग करना होता है लेजर में, बट मैं विदाउट जर्नल एंट्री सीखे लेजर में कैसे करना है वो चीज़ें बताता हूँ आपको। स्टेप बाय जाना है, स्टेप्स अपने पहले नोटबुक पे लिख लिए रहेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स अभी ध्यान से समझना पड़ना। पहला स्टेप्स क्या लिखा है, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कभी भी ध्यान रखना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है एसेट्स को, तो एसेट आएगा डेबिट साइड, ध्यान देना, एसेट्स आ गया डेबिट साइड। सेकेंड स्टेप क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एसेट डेबिट साइड है तो लायबिलिटी किधर आएगा, क्रेडिट साइड, करेक्ट। एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या, चेक करो आपके स्टेप्स में, परचेस कंसिडरेशन ड्यू, ध्यान देना, परचेस कंसिडरेशन ड्यू, एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, परचेस कंसिडरेशन ड्यू जो है आपका इधर आएगा, न्यू फॉर्म, बाय न्यू फॉर्म करके। अब देखो एसेट्स अकाउंट हमने अलग से नहीं बनाया, आउटसाइड लायबिलिटीज हमने अलग से अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं गया है, लेकिन हमने न्यू फॉर्म बना कर रखा है। मैंने कहा ना, वेंडर कंपनी में आपको कंपलसरली ये 3 अकाउंट बनाना ही बनाना है, कंपलसरी ये 3 अकाउंट बनाना ही बनाना है। जितने वेंडर्स रहेंगे उतने कंपलसरी इतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, देखो न्यू फॉर्म यहाँ पे क्रेडिट में है ना, तो यहाँ पे किधर आएगा आपका, डेबिट में आएगा, क्योंकि हमेशा हमारा रूल है डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट स्टेप एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, पीसी ड्यू। थर्ड स्टेप क्या था, ओपनिंग रिकॉर्ड करना था पार्टनर्स कैपिटल का, बराबर ना, ये देखो थर्ड स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप ओपनिंग रिकॉर्ड करना था, जो आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया होगा ना, ओपनिंग बैलेंस इधर रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, चेक करो, फोर्थ हो गया। फिफ्थ के बाद क्या बोला, एसेट्स या लायबिलिटी को टेकन ओवर किया है पार्टनर्स ने, तो देखो अगर एसेट्स टेकन ओवर किया है, ऑलरेडी हमने एसेट्स इधर लिखा है, टेकन ओवर करेगा तो आपको इधर क्रेडिट में लिखना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ लिखा है नहीं है, इसमें दिया नहीं मैंने एडजस्टमेंट, आप लोग कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो इधर आएगा और इधर आएगा, वैसे लायबिलिटीज वाला था, लायबिलिटीज वाला अपोजिट हो जाना है, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएगा तो मैं वहाँ पे और एक्सप्लेन कर पाऊंगा, यहाँ पे फिलहाल तो सिर्फ परफॉर्मा है, तो थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद कहाँ पहुँच गए हम लोग, ये खत्म, देन फिर क्या है, चेक करो कि सारे के सारे जो बैलेंस शीट में एलिमिनेट्स दे रहेंगे, जो भी कंटेंट्स दे रहेंगे, उस सब चीज़ों को लिखा है कि नहीं लिखा हम लोगों ने यहाँ पे। ओके, जैसे कि हो गया पार्ट ओपनिंग तो लिख लिया,
फिर रिजर्व सरप्लस होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा उसको हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अगर एसेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो डेबिट साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके चलो, उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या आता है अपना, बस इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्लोज करना है। पहले ये क्लोज करना है, देन ये क्लोज करना है, थर्ड ये क्लोज करना है। आई नो दैट कि आपको लेजर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ रहेगा, थोड़ा सा डाउट हुआ रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिकल सम दूंगा, एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर दूंगा लेजर के ऊपर, तब जाके क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग अब तक क्या करो, जितनी चीज़ें मैंने बताया हुआ है उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, लिख लो, एंड थोड़ा ट्राई करो कि स्टेप वाइज आप याद रखो इन चीज़ों को, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि अकाउंट्स में थ्योरी पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जब प्रैक्टिकल सम करेंगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।